अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, जैसे कि मैं प्रेस कर रही हूँ अपने शहज़ादे हस्बैंड के लिए शलवार कमीज़, क्योंकि उन्होंने ऑफ़िस जाना था और उन्होंने मुझे कहा था कि आज उन्होंने शलवार कमीज़ पहन कर जाना है। तो सुबह फिर सहरी के बाद और नमाज़ कुरान के बाद ही साथ ही मैंने उनकी ये शलवार कमीज़ जो थी वो प्रेस करके रख दी थी। आजकल मुझसे ना ज़्यादा कपड़े जो है उनके प्रेस नहीं हो पाते, इसलिए मैं डेली का डेली जो है उनका जो ड्रेस पहन कर उन्हें जाना होता है ना, बस वही मैं प्रेस करके ना रख देती हूँ। क्योंकि सारी की भी रूटीन है अलग से और अफ्तार की भी रूटीन है और घर के बाकी काम भी करने होते हैं, मैंने अकेले हैंडल नहीं हो पाता मुझसे फिर। तो जिस तरह से मुझे ईजी लगता है ना, मैं काम फिर उस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। तो मैंने आप लोगों से ना शेयर करना था कि पहले मैं अपने चैनल पर ना वीडियोज़ अपलोड कर रही थी डिफरेंट किस्म की, लेकिन ना मेरी वीडियोज़ पर बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी। तो अब मैंने ना सोचा कि, और सब मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि आप ना व्लॉगिंग शुरू करें, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं व्लॉगिंग करूँ ना, मैं व्लॉग किस तरह से शूट करूँ। तो फिर आज मैंने हिम्मत करके व्लॉग शुरू कर लिया, जिसमें मैं आपसे ना अपने मॉर्निंग से इफ्तार तक की रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगी। तो यहाँ सुबह के टाइम पे ना राइफ अब उठ गया था, ये तकरीबन 8:30-9 के टाइम पे उठ गया था अपने बाबा के जाने के बाद। फिर मैंने इसे देना था सेरेलैक और मैंने इसको फिर सेट वेट किया और इसे खिलाना शुरू कर दिया। तो जी मैं आपसे कह रही थी कि अब मैं व्लॉगिंग किया करूँगी, तो यार मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि व्यूज़ अच्छे नहीं आते तो फिर मैं डिसहार्ट हो जाती हूँ कि बहुत मेहनत करके जो है ना वो वीडियोज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल से जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी, शूट कर रही थी, तो मुझे पता था मैं बार बार किस तरह से कैमरा को हैंडल कर रही थी, किस तरह से रिंग लाइट को हैंडल कर रही थी, किस तरह से मैं स्टैंड बार बार जो थी ना वो अरेंज कर रही थी। कोई आसान काम नहीं है, और ऊपर से छोटा सा बेबी है, बार बार वो रोना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई। लेकिन मैंने फिर भी ना कोशिश की और ये जो आप कह लेंगे मैंने एक जंग फ़तह किया है। मैंने आज ये व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स दें, ताकि मैं नेक्स्ट भी ना अच्छे से अच्छे व्लॉग जो है ना वो शूट कर सकूँ और आप लोगों के साथ ना शेयर कर सकूँ। तो मेरा बेबी जो है ना वो ऑलमोस्ट अब ये 6 मंथ का होने वाला है। तो मैंने अब इसको ना ये सेरेलैक शुरू करवाया है। पहले मैं डरते हुए ना इसको कुछ भी शुरू नहीं करवा रही थी। सब मुझे बोल रहे थे, जब ये 4 मंथ का हो गया, फिर 5 मंथ का हो गया, सब मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं शुरू करवा देना चाहिए, बच्चे को सॉलिड शुरू करवा देने चाहिए। लेकिन ना मैंने शुरू नहीं करवाए थे, क्योंकि मुझे यही था कि डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता, ये 5 मंथ्स से ऊपर चला जाए ना फिर मैं शुरू करवाऊँगी। तो फिर जैसे ही ये 5 मंथ्स से ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट ना ये 5.5 मंथ से ऊपर का हो गया, तो फिर मैंने ना अब अल्लाह का नाम लेकर इसे सेरेलैक जो है ना वो शुरू करवा दिया है। तो अल्लाह का शुक्र है, इसने आराम से खा लिया है, नखरे वगैरह बिल्कुल भी नहीं किए। लेकिन जब मैंने इसे बनाना दिया ना, तो इसने बनाना बिल्कुल भी नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया इसने बनाना, और बल्कि इसने ना वॉमिट कर दी, सारा बाहर निकाल दिया। इसे बनाना का टेस्ट आई थिंक अच्छा नहीं लगा। तो अगर कोई मेरी वीडियो कोई ऐसी मदर देख रही है जो एक्सपीरियंस्ड मदर है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मदर बनी हूँ, न्यूली मदर हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि बच्चे को किस तरह से ना सॉलिड्स देने शुरू करने चाहिए। जी थोड़ा सा मुझे आइडिया था सेरेलैक वगैरह का, जो मुझे गाइड किया मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने और भी जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने, तो मैंने फिर इसको ये शुरू करवा दिया। तो जी यहाँ पे बर्तन वगैरह जो हैं वो मैंने धो लिए। मैं सहरी के बाद बर्तन नहीं धोती, क्योंकि मुझे ये होता है कि चलो बेबी सो रहा है तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ लूँ, क्योंकि सारा दिन बेबी फिर इतना तंग करता है, मुझे कुरान पाक पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि क्या फ़ायदा अगर रमज़ान में भी हम इबादत ठीक से ना कर पाएँ, तो फिर ये सहरी के बाद बर्तन जो है मैं उसी तरह रहने देती हूँ। लेकिन शादी से पहले मेरी ये रूटीन हुआ करती थी अम्मी के घर में, कि मैं जल्दी से साथ ही सहरी करने के बाद बर्तन धो के फिर नमाज़ पढ़ती थी, फिर कुरान पढ़ती थी, फिर सो जाती थी, और काफ़ी मतलब 3 to 4 आवर्स सो के निकल जाते थे। लेकिन शादी के बाद जो रूटीन होती है ना वो टोटली चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है शादी की, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे साथ ही अब टाइम हो गया था राइफ को फीडर देने का, तो मैं उसका फीडर बना रही थी साथ साथ। जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा है, माँ की ड्यूटीज़ होती हैं, वाइफ़ की ड्यूटीज़ होती हैं, घर में जो लोग हैं और हैं उनके लिए आपकी ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो शादी जो है ना, मेरे ख्याल से मैंने अब तक 1 साल में एक्सपीरियंस किया है, शादी नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। अगर आप इन्हें वेल तरीके से मैनेज कर सकते हो तो जो है वो
आपको बहुत अच्छा समझा जाएगा। अगर आप इन्हें वेल तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है आपको बातें भी सुननी पड़ेंगी। तो यहाँ ना मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चेज़ वैल्यू से ना मैंने कुछ शॉपिंग की थी वो, क्योंकि चेज़ वैल्यू जो है ना मुझे लगा वहाँ जाके कि इनकी जो प्राइसेस है ना, ये पिछले 1 साल में मैंने यहाँ रह के एक्सपीरियंस किया कि जो चीज़ वैल्यू की जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज़्यादा लो हैं। क्योंकि आजकल कितना महंगाई का दौर है और ये पैसिफायर मुझे वहाँ से मिला है तो सिर्फ 190 रुपीज़ में। क्योंकि अब ड्राइव को मैंने सॉलिड स्टार्ट करवाना था तो मैंने सोचा पैसिफायर ले लेती हूँ। वहाँ पे मैं गई तो मुझे नज़र आया और ये 190 का मुझे मिला, मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता लगा तो मैंने ये वहाँ से परचेज़ कर लिया। क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी थी। और ये हैंड वॉश देखे आपको कितनी बड़ी बॉटल है, और ये भी मुझे सिर्फ और सिर्फ मिला 199 यानी कि 200 रुपीज़ में। और ये मंथ तो कहीं नहीं जाने वाला, ये पूरा मंथ निकाल जाएगा। और ये मेरे हस्बैंड ने जूता लिया था अपने लिए, इनका आया था 600 का ये जूता, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल स्लिप नहीं होता पानी पे। तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस थी इनकी। तो यहाँ पे ये मैंने अपने लिए जूता लिया था घर में आम पहनने के लिए, और मेरा आया था 700 का। तो ये भी बिल्कुल स्लिपरी भी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट और बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्ट है। और ये हम लोगों ने राइफ के लिए जूता लिया था, ये आया था 260 में। क्योंकि राइफ ने ईद पे शलवार कमीज़ पहननी थी तो इसके ननिहाल से जो ईद आई थी उसमें 2 सैंडल्स थे, लेकिन इसमें इस तरह के शूज़ नहीं थे। तो अब सॉलिड शुरू करवाने थे, मैंने इसे सिरिलैक खिलाना था तो मैंने सिलिकॉन के स्पून भी लेने थे, और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे वहाँ से 200 रुपीज़ में मिले थे। इतनी कम प्राइसेस, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान थी। और वहाँ से जो कुर्ते थे ना वो भी स्टार्ट हो रहे थे 800, 900, 1000 से 700 में भी वहाँ पे कुर्ते जो थे ना लेडीज़ कुर्ता वो अवेलेबल थे। और बच्चों के जो कपड़ों की प्राइसेस थी वो भी बहुत ज़्यादा लो थी। 400, 500 से में आपको शर्ट्स मिल रही थी, और हाँ 900 और 1000 में आपको पूरे का पूरा बच्चों का ना सूट मिल रहा था, निकर शर्ट मिल रहे थे, ट्राउज़र शर्ट मिल रहे थे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल लगा। तो जी अब यहाँ पे मैंने तैयारी करनी थी इफ्तारी की, मैं ऑलमोस्ट शुरू कर देती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद इफ्तारी, क्योंकि छोटा बेबी है इसके साथ हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स तो ये बिल्कुल नहीं रोता, लेकिन समटाइम्स जो है इतना रोता है कि मेरे लिए इफ्तारी बनाना मुश्किल हो जाती है। तो फिर इसलिए मैंने ये सोचा कि मेरा 2 बजे ना ज़ोहर पढ़ने के बाद ही ना शुरू कर लूँ इफ्तारी बनाना। तो आज मैंने बनाई थी दाल मूंग मसूर की, क्योंकि जब से रमज़ान शुरू हुआ था तो मैंने जो थी ना दाल नहीं बनाई थी अभी तक। मैंने सोचा चलो दाल बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएगी और साथ साथ मैं ना अपने बच्चे को भी देखती रहूँगी। बीइंग अ मदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि मेरे लिए हैंडल करना शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मैं घर के काम किस तरह से हैंडल करूँ, मैं बच्चे को किस तरह से हैंडल करूँ, क्योंकि मेरे साथ हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अकेले रहते हैं, और मेरे ससुराल वाले जो हैं वो अकेले अलग से रहते हैं। तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी होती है कि यार मैं घर साफ़ कब करूँ, कपड़े कब वॉश करूँ, बेबी को सारा दिन कैसे देखूँ। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मुझे समझ आती जा रही है चीज़ों की कि मैंने बेबी को अब इस तरह से हैंडल करना। ज़ाहिर सी बात है वो भी बड़ा होता जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, और समझ आती जा रही है चीज़ों की मुझे। तो बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है ना वो पसंद आएगा। तो जी यहाँ पे फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए, क्योंकि राइफ को कपड़े चेंज करवाते हुए ना मेरे कपड़े ज़रूर गंदे हो जाते हैं। उसके कपड़े चेंज करवाने हैं तो उसने ज़रूर यूरन जो है ना वो मेरे ऊपर ही करना होता है। अब वो पैम्पर में पता नहीं करता है या नहीं करता, लेकिन जैसे ही मैंने पैम्पर खोलना होता है ना तो शर्ट से वो मेरे ऊपर सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। जब मैंने इसे नहलाना होता है तब भी मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर चेंज वगैरह करके फिर ही नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को सुकून नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने दाल भी बना ली थी और रोटी भी मैंने बना ली थी, और उसके बाद जो थी इफ्तारी की बाकी तैयारी करनी थी। और जो है ना रोल पट्टी मैंने इकट्ठी बना कर रखी हुई है, आसानी हो जाती है मुझे, फिर इस तरह भाग दौड़ ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। और फ्रूट चाट में आजकल जो है नॉर्मली जो फ्रूट्स चल रहे हैं वही ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि फ्रूट्स की प्राइसेस पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है ना यार, जब रमज़ान शुरू होता है तो फ्रूट्स की जो प्राइसेस है ना वो इतनी अप हो जाती है ना, बंदा सोचते कि कुछ भी ना ले फ्रूट पे। और वहाँ से मेरे भाइयों की कॉल्स आ रही होती हैं, वो बताते हैं कि यार वहाँ पे ना रमज़ान में बाहर दुबई और दोहा में ना और इवन स्पेन वगैरह में लग जाती हैं सेल्स, लग जाती हैं ऑफ़र्स फ्रूट के ऊपर। और यहाँ लेकिन यहाँ लेने का कुछ हालात नहीं होते। इतना अभी खरबूजा इतना छोटा खरबूजा है और ये 150 रुपये जो है ना वो किलो मिल रहा है यार, हद हो गई है। मैं याद करती हूँ वाला ज़माना जब हम छोटे थे और 10 रुपये किलो खरबूजा और 5 रुपये किलो खरबूजा मिला करता था।
तो है अब इन्फ्लेशन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। रोल मैंने पहले बना कर रखे हुए थे, वो मैंने फ्राई करने थे बस, और इसके साथ जो था मैंने पकौड़े वो फ्राई करने थे। होममेड इज़ द बेस्ट। मेरी ट्राई होती है कि जिस तरह भी मर्ज़ी मुश्किल से मैनेज करूँ, मैं हर चीज़ घर में बनाऊँ, बाहर से कम मंगवाऊँ, क्योंकि रोज़ा रखा होता है सारा दिन। इफ्तारी के टाइम बाहर की चीज़ें पता नहीं कैसे ऑयल में फ्राई हुई होती हैं, कितना मसाला उसमें ऐड हुआ होता है। खाने के बाद तबीयत ख़राब हो जाती है, और फिर बंदा रोज़ा भी ना रखे ठीक से, तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो हमें नहीं पता कि नेक्स्ट रमज़ान पता नहीं अल्लाह ताला ने ये हमारी ज़िंदगी में दोबारा आना हमें नसीब होगा या नहीं होगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।